तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम अपने जीएस फाउंडेशन कोर्स में इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को कवर अप कर रहे हैं, जो कि पार्ट है जीएस 2 के पेपर का इन दी मेंस। तो जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इन दी फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है वो एक्चुअली स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। लेकिन दीज आर कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which starts from article 12 and continues till article 35। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 13 है, दीज आर कॉमन फॉर ऑल द फंडामेंटल राइट्स। यदि हम बात करें स्टेट की, जो कि डिफाइंड है आर्टिकल 12 में, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, तो इट टॉक्स अबाउट कि स्टेट के अंडर में क्या क्या आता है, यानी कि किसके अगेंस्ट हम अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, राइट। यदि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसा कि ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में, वो स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल है, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। यदि प्राइवेट इंडिविजुअल हमारे राइट्स को वायलेट करता है तो भी हमारे पास रेमेडीज अवेलेबल है, बट दे आर थ्रू अदर प्रोसीजर्स। बट यदि स्टेट वायलेट करता है तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट under Article 32, or we can approach the High Court under Article 226। तो नाउ आज का हमारा एजेंडा क्या है डिस्कशन का? आज हम समझने वाले हैं आर्टिकल 13, जो कि बताता है लॉ के बारे में। तो गाइस, आर्टिकल 13 इनएक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, जिसे हम अभी अच्छे से समझेंगे आगे, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सो दोस्तों, ये आर्टिकल 13 जो है, दिस ऑल्सो जस्ट लाइक आर्टिकल 12 applies on all the fundamental rights. It is specifically for article, it is specifically for part 3 of the Constitution of India. So now let us start with the main topic of our discussion for today's session. तो दोस्तों, यदि हम आर्टिकल 13 को सिंपल भाषा में समझना चाहें, तो ये कहता है कि एनी लॉ which is inconsistent with fundamental rights, which means it is against the fundamental rights, can be declared unconstitutional, राइट। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि इसकी जो भी इन्फोर्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल, और मीन्स विच इज ऑफ नो यूज, और वॉइड विच हैज नो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। तो यदि हम सिंपल भाषा में समझना चाहें कि आर्टिकल 13 क्या कैसा है, तो आर्टिकल 13 सेज दैट एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच नहीं करता है। जैसे कि यदि हम बात करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? अंडर आर्टिकल 14 टू 18 वी हैव राइट टू इक्वालिटी। तो ऐसा कोई भी लॉ जो इक्वालिटी को वायलेट करता है, हमारे जो राइट टू इक्वालिटी, इट सेज कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि किसी के भी खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ है, जस्ट बिकॉज वो किसी एक जेंडर का है, वो फीमेल है या मेल है। ऑन दीज ग्राउंड यदि किसी के साथ कोई भी लॉ, कोई भी लॉ उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल है कि ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा कौन? सो दिस पावर इज वेस्टेड टू दी जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पावर को जुडिशरी को दिया है। जैसे कि हमें पता है कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 32 में भी जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, तो उसमें कहता है कि जुडिशरी, राइट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू रिट्स। रिट्स का मतलब क्या है? इट कैन इशू डायरेक्शंस, इट कैन इशू ऑर्डर्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यदि किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है किसी भी लॉ की वजह से, किसी भी एक्शन की वजह से, तो आर्टिकल 32 empowers the Supreme Court of India to issue any kind of writs or directions or orders for the enforcement of fundamental rights of the aggrieved or the victim. Similarly, आर्टिकल 226 की बात यदि करें, तो जैसा कि हमें पता है हर स्टेट में हाई कोर्ट भी है। तो आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the high court to issue these writs, directions or orders for the enforcement of fundamental rights of the victim. So this is the basic scheme of article 13। दोस्तों, it is said that it expressively provides for judicial review, राइट, जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था। जुडिशियल रिव्यू का मतलब दोस्तों क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही है कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जुडिशियरी डिसाइड करेगी। वी नो दैट गवर्नमेंट को कुछ फंक्शंस दिए स्टेट ने, राइट। क्या फंक्शंस दिए हैं? लॉ मेकिंग का टू द लेजिस्लेचर, लॉ इम्प्लीमेंटेशन का टू द एग्जीक्यूटिव, राइट, एंड जुडिशरी को क्या काम दिया है? जुडिशरी को काम दिया है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन।
right, to protect the constitution actually, or to decide what is right, what is wrong. तो ये पावर जो है ये जुडिशरी को दी गई है, और जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड है, राइट, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो if any of the law made by the parliament or any action by the executive violates the rights of the individual or it is against any provision of the constitution, तो उसकी लीगैलिटी क्या होगी, वो सही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये जुडिशरी डिसाइड करेगा. और इसी पावर को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू. सो वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट आर्टिकल 13 से हमें पता चलता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रिंसिपल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंक्लूड किया है. सो पहले तो हमने ये समझ लिया कि आर्टिकल 13 की बेसिक थीम क्या है. आर्टिकल 13 की बेसिक थीम ये है कि एनी लॉ, दोस्तों यहाँ पर इस टर्म को याद रखें क्योंकि बाद में चलकर इस टर्म के ऊपर ही बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होने वाले हैं, राइट. तो व्हाट डज आर्टिकल 13 सेज दैट एनी लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल और वॉइड, राइट. सो दोस्तों और दूसरी चीज जो आर्टिकल 13 बोलता है अंडर, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, और इसी दिन से कुछ प्रोविजंस इसके लागू हो गए थे. बाकी ये फुल्ली फंक्शनल वे में इन्फोर्समेंट कब आया, इट केम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी 1950. सो कुछ लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले ही बना दिए थे, और फ्यूचर में लॉज बनाने की जो पावर थी वो पार्लियामेंट को दे ही दी थी. तो आर्टिकल 13 ये भी बताता है कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि वो लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट के पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही बना दिए थे, यदि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज नल और वॉइड, जिसकी मीनिंग हमने ऊपर समझी ही है. साथ ही आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि एनी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऐसा कोई लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट में आने के बाद बना है और वो यदि किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो दिस कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड और नल, राइट. इसके साथ ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये टर्म लॉ को भी डिफाइन करता है. इट डिफाइंस कि लॉ के अंडर में क्या क्या आता है. तो जैसे कि हमें पता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारे हैं जिनका काम ही है लॉ बनाना, राइट. सो दे मेक सम काइंड ऑफ लॉज जिन्हें हम परमानेंट लॉज भी बोलते हैं. तो यदि ये लॉ किसी के भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तो इन्हें भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है. साथ ही ये बोलते हैं कि कुछ टेम्पोरेरी लॉज जो भी बनाए जाते हैं, टेम्पोरेरी लॉज में जैसे कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सके. ऑर्डिनेंस क्या होते हैं दोस्तों, ऑर्डिनेंस होते हैं टेम्पोरेरी लॉ. ये तब बनाए जाते हैं जब पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अपने सेशन में नहीं है, वो डे टू डे मीट नहीं कर रहे हैं और अचानक से किसी लॉ की जरूरत है, तो वो लॉ बना दिया जाता है और विद इन 6 मंथ जब वो हाउस मीटिंग में आता है और वो चाहता है कि उस लॉ को कंटिन्यू रखना है तो वो उसे परमानेंट लॉ में कन्वर्ट कर देता है. अदरवाइज आफ्टर 6 मंथ्स खत्म हो. इसी के साथ आर्टिकल 13 जो है वो ये भी कह रहा है कि किसी भी तरीके का रूल या किसी भी तरीके की रेगुलेशन या किसी भी तरीके के बाई लॉज, राइट, इन वर्ड से ही आप इनकी मीनिंग समझ पा रहे होंगे. तो एग्जीक्यूटिव अपने काम को करने के लिए बहुत तरीके के रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है जो कि लॉज नहीं होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बाई लॉज होते हैं, राइट. कुछ तरीके के कस्टम्स होते हैं, यानी कि कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो इवॉल्व होती हैं थ्रू आउट द पीरियड. तो कुछ ये जो कस्टम्स होते हैं और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, राइट, यदि ये किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें तो ये भी अंडर आर्टिकल 13 दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज नल और वॉइड. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग अबाउट आर्टिकल 13. अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक और आर्टिकल के बारे में समझना होगा आज के लेक्चर को और अच्छे से समझने के लिए. सो दिस वन इज आर्टिकल नंबर 368 एक्चुअली. हम समझते हैं कि आर्टिकल 368 क्या कहता है, राइट. तो जैसा कि हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है इट्स काइंड ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे कि हम जानते हैं कि 1950 में बना दिया, बट क्या आपको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 70 ईयर्स के बाद भी रेलिवेंट होगा, क्योंकि 70 ईयर्स के बाद बहुत सारे नए इश्यूज आ जाएंगे. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना और हम आज की यदि देखें, आज की बात देखें तो आज कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, जैसे कि अब साइबर क्राइम्स होने लगे, राइट. तो इन पर लॉ बनाना पड़ेगा. या फिर कुछ ऐसा जो कि पहले पनिशेबल था और आज हम उस चीज को पनिशेबल नहीं, जैसे कि यदि हम बात करें एलजीबीटी क्यू की बात करें, राइट. तो एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के लिए अंडर आर्टिकल 377 तो सेक्सुअल रिलेशनशिप अलाउड नहीं थे विद द सेम जेंडर, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया कुछ ही ईयर्स पहले. सो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ इवॉल्व होता है. जो कुछ नीड्स हमारी जो होती हैं वो समय के साथ बदलती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ता है ताकि वो
उन नीड्स को अडॉप्ट कर सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लास्ट 70 ईयर से फंक्शन कर रहा है। क्यों? बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, साथ ही रिजिडिटी भी देता है। राइट? या हम लिख देता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। रिजिड का मतलब है कि इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो उनको पार्लियामेंट कभी चेंज नहीं कर सकती। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि इट अलाउज द पार्लियामेंट, राइट, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द आर्टिकल विच अलाउज द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अमेंडमेंट का मतलब है कुछ भी हमारे प्रोविजंस में ऐड कर देना या फिर कुछ हटा देना, यानी कि कुछ ऐड कर देना, कुछ हटा देना, या कोई प्रोविजन को मॉडिफाई कर देना एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। राइट? अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमारे प्रोविजंस को चेंज करने की पावर को ही हम अमेंडमेंट बोलते हैं। सो आर्टिकल 368 जो है ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब दोस्तों सवाल कहाँ उठ रहा है? सवाल यहाँ पर उठ रहा है, यहाँ पर दो डिबेट शुरू होती है। पहला, क्या आर्टिकल 368 को यूज करके पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है? कैन इट अमेंड एनी एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि क्या आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है? क्योंकि आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि कोई भी लॉ जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे उसे नल या वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो क्या आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट हमारा कोई फंडामेंटल राइट ही हमसे छीन ले? क्या ये 368 टेक अवे एनी ऑफ अवर फंडामेंटल राइट? तो क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके पहले हमारा कोई फंडामेंटल राइट छीन ले हमसे और फिर उसके बाद ऐसा कोई लॉ बना दे जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते थे, ताकि इसे चैलेंज ना किया जा सके? तो ये डिबेट स्टार्ट हो जाती है। राइट? इससे ये सवाल भी, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 368 का एक्सटेंट क्या है? राइट? इसका स्कोप क्या है? ये क्या क्या अमेंड कर सकता है और क्या क्या अमेंड नहीं कर सकता है? और इसी को लेकर भारत में बहुत सारे केसेस हुए हैं, जजमेंट्स हुई हैं, जैसा कि हमने आर्टिकल 12 के इंटरप्रिटेशन के टाइम भी देखा। और उनको कैटर करने के लिए पार्लियामेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी वायलेशन होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कन्फ्रंटेशन होगी किसके किसके बीच में? पार्लियामेंट, या जिसे आप बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ होगी जुडिशरी। राइट? अब ये कन्फ्रंटेशन होगी क्यों, इसे भी हम जरा समझ लेते हैं। दोस्तों 1950 में जब हम आजाद हुए तब हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं। राइट? वी वर एक्सप्लॉइटेड, वी वर ड्रेन्ड बाय द क्रूअल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें, हमारी जो भी रिसोर्सेस थे उन्हें ड्रेन कर लिया था, तो हमारी सोसाइटी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। जब हम अपना फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे तो हम किस बेस पर लड़ रहे थे? हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, राइट, या हम कह लें हमारे जो लीडर्स थे जो हमारे लिए फ्रीडम मांग रहे थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो किस बेस पर मांग रहे थे? वो जनता से क्या प्रोमिस कर रहे थे? दे वर प्रोमिसिंग रिफॉर्म्स टू द इंडियन सोसाइटी। वो बोल रहे थे कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंस होगी तब आपको अधिकार होगा कि आपके साथ आपकी कास्ट की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हम प्रॉमिस कर रहे थे कि रिलीजन के बेसिस पर आपके साथ कोई भेदभाव ना हो, साथ ही आपके पास फ्रीडम्स हो। राइट? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम हमारे पास नहीं था। राइट? ऐसे ही बहुत सारे हमारे राइट्स बनते हैं एज अ सिटीजन, जैसे कि रिलीजन को फॉलो करने का राइट। तो ऐसे किसी भी तरीके के यू नो प्रोमिसेस के बेसिस पर हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को काउंटर कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों ये तो जैसे कि जो हमारे राइट्स है ये कुछ तरीके से पॉलिटिकल राइट्स है। राइट? या हम ऐसे कह लें कि पॉलिटिकल जस्टिस है। साथ ही जैसा कि हमें पता है कि अंग्रेजों के टाइम पर लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब थी। राइट? उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। साथ ही जमींदारी सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट। जमींदारी सिस्टम में एक्चुअली क्या था कि इंडिया का जो रिसोर्सेज है, राइट, इनमें से 80 to 90% रिसोर्सेज वर यू नो कंट्रोल्ड बाई 10% ऑफ पीपल्स। कौन थे वो? जमींदार थे। और बाकी के जो 80 to 90% लोग थे वो क्या करते थे? वो इनके अंडर में काम करते थे। बाकी के 80 to 90% जो लोग थे वो वर्कर्स थे, और साथ में उन्हें बहुत ज्यादा, बहुत कम पैसे मिलते थे। सो लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब थी, यानी कि सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी प्रिवेल करती थी। देयर वॉज कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड फ्यू। तो हमने साथ ही कुछ प्रोमिस भी किए थे कि हम लोगों को एजुकेशन देंगे। राइट? हम लोगों को एक अच्छी हेल्थ देंगे इंडिपेंडेंस के बाद।
लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों को देने के लिए, राइट, जो ज़मींदार के पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, इनको इनसे लेकर गरीबों में बाँटने के लिए या फिर मैं कहूँ अनप्रिविलेज्ड सेक्शन को देने के लिए, राइट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, हेल्थ देने के लिए और भी बहुत सारे वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए हमें ज़रूरत किन चीज़ों की होती है, राइट? हमारे ये कुछ प्रोमिसेस थे, लेकिन इस सबको देने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है? इन सब कुछ देने के लिए हमें ज़रूरत होती है रिसोर्सेज़ की, राइट? इन सबको गारंटी करने के लिए हमें ज़रूरत होती है रिसोर्सेज़ की, यानी कि गवर्नमेंट के पास, जैसे स्टेट ऑथराइज़ करता है ये सारी चीज़ें देने के लिए, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज़ होने चाहिए, मनी होनी चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए कि वो लोगों को, अनप्रिविलेज्ड लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ दे पाए। सो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें एक्सप्लॉइट कर दिया है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो खुद भी एक्सप्लॉइट हो गए थे, तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे कि हम लोगों को ये सारी चीजें दे पाए। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वी डिसाइडेड टू गारंटी समथिंग एंड वी प्रॉमिस टू गिव समथिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया कि आप आज कुछ राइट्स ले लीजिए और बाकी बचे राइट्स जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आएंगी, इंडस्ट्रीज वर्क करेंगी, एग्रीकल्चर फ्लोरिश करेगा, वैसे वैसे हम आपको वो राइट्स देते जाएंगे। So, on the eve of independence, we guaranteed political rights, right? Or the fundamental rights as the must under Part 3. क्यों हमने ये राइट्स पहले दिए? क्योंकि दीज आर द मोस्ट एसेंशियल राइट्स फॉर एनी स्टेट, जैसा कि हमने अपने पिछले के पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाई फंडामेंटल राइट्स आर सो एसेंशियल। दीज आर एसेंशियल बिकॉज फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। तो हमने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये राइट्स तो दे दिए, जिन्हें हमने फंडामेंटल राइट्स था। और ऐसे राइट्स जो हम उस टाइम पर नहीं दे सकते, राइट, तुरंत के तुरंत हम नहीं दे सकते थे, जो कि वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं वो हम नहीं दे सकते थे, उनको हमने डीपीएसपीज में डाल दिया, डीपीएसपी अंडर पार्ट 4। अब डीपीएसपीज के बारे में शायद आपको थोड़ा अंदाजा होगा, ना हो तो हम इसे भी समझ लेते हैं। डीपीएसपीज दोस्तों क्या है? डीपीएसपीज आर सम सॉर्ट ऑफ आइडियल्स, राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने हमारे पॉलिसी मेकर्स को दिए हैं, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स को दिए हैं, डायरेक्शन टू कीप इन माइंड, राइट, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ आइडियल्स और डायरेक्शन टू कीप इन mind by policy makers by policy makers while framing policies। तो दोस्तों डीपीएसपीज क्या हुए? डीपीएसपीज का मेन मतलब ये है, ये कुछ डायरेक्शन है बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने फ्यूचर के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उनको कुछ आइडियाज दिए हैं, कुछ डायरेक्शन दी है, एक विजन दिया है कि आपको इन चीजों को अपने दिमाग में रखना है ताकि आगे चलकर आप एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट कर सकें, आप एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट कर सकें, एक ऐसा स्टेट क्रिएट कर सके जहां पर लोगों के पास इक्विटेबल इनकम हो, जहां पर लोगों के बीच में इनक्वालिटी ना हो, राइट। तो दीज आर द डीपीएसपी। तो फर्क क्या हुआ? डीपीएसपी का मतलब ये है कि ये नॉन जस्टिसिएबल क्लेम्स है। नॉन जस्टिसिएबल क्लेम्स है मतलब कि गवर्नमेंट जब इन्हें देगी तब ये जस्टिसिएबल होंगे। अभी जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाता है, जब तक इसे वो जस्टिसिएबल नहीं करता है, तब तक इन्हें इनके यदि ये सिटीजन्स को ना मिले तो वो कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन यदि फंडामेंटल राइट्स की बात करें, यदि ये वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट जा सकते हैं, राइट। हम स्टेट से अपने क्लेम को मांग सकते हैं। राइट्स हैं क्या दोस्तों? राइट्स आर दी सम सॉर्ट ऑफ क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट। तो हम इन क्लेम्स को कब मांग सकते हैं? हम क्लेम्स को तब मांग सकते हैं जब ये जस्टिसिएबल। तो फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल है, और डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है स्टेट के लिए, जो स्टेट तब इंप्लीमेंट करेगा जब स्टेट के पास रिसोर्सेस होंगे। तो यदि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं राइट टू एजुकेशन का। जब हम आज़ाद हुए तब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दे पाए। हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आ जाएगा, 1947 में हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन हम उस टाइम पर गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को राइट टू एजुकेशन दिया जा सके। सो व्हाट हैपेंड, वी इंक्लूडेड इट इन डीपीएसपी। हमने इसे डीपीएसपी में इंक्लूड कर दिया कि जब स्टेट के पास रिसोर्सेज होंगे तब स्टेट लोगों को राइट टू एजुकेशन देगा। और ऐसा हुआ कब? 2002 में हमने इस राइट को हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 21A। तो इस आर्टिकल में हमने क्या कहा? इस आर्टिकल में हमने कहा कि स्टेट इज बाउंड टू गिव फ्री एंड कंपल्सरी, राइट। यदि कोई आ जाए एजुकेशन मांगने के लिए, राइट, तो स्टेट को उसे देना ही पड़ेगा किसी भी हालत। तो इन 2002 थ्रू 86 अमेंडमेंट एक्ट, आई गेस वी इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। यहाँ पर ए का मतलब है एडेड, राइट, इट वाज लेटर एडेड, इट वाज लेटर अमेंडेड। तो हमने स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी।
हमारे पॉलिसी मेकर्स ने कि द स्टेट इज बाउंड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल दोज हु बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14 ईयर्स। अब सवाल ये हो सकता है कि 6 टू 14 ईयर्स को ही क्यों? क्योंकि स्टेट के पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि 0 टू 6 ईयर्स के बच्चों को जो नीड्स होती हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, वो हम उन्हें उनको एज अ फंडामेंटल राइट दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी आंगनबाड़ीज हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं सेज के बच्चों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं। यानी कि फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि इस एज के बच्चे यदि स्टेट के पास जाएंगे कि आप हमें एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, तो स्टेट इज बाउंड टू प्रोवाइड देम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। साथ ही यदि हम उस एज ग्रुप की बात करें जो 14 के बाद आता है, जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन करते हैं, राइट, कोई इंजीनियरिंग परस्यू करता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो ये जो एजुकेशन है ना, ये काफी कॉस्टली है और स्टेट के पास अभी भी उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इसे दे पाए अच्छे तरीके से। सो स्टेट टिल नाउ प्रोवाइड्स सम कोर्सेज फ्री में, जो कि बहुत कम रिसोर्सेज रिक्वायर करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज कि कब कौन से राइट्स दिए जाएंगे। सो जैसा कि हमने देखा कि 2002 में 6 टू 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट मिल गया, और इसी को लेकर 2009 में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बना दिया गया, जो कि इम्प्लीमेंटेशन में आया 2010। यानी कि आज़ादी के बाद हमें लगभग 60 साल लग गए हमारे यहाँ के लोगों को राइट टू एजुकेशन देने के लिए। हमें उतने रिसोर्सेज कलेक्ट करने में 60 साल लग गए कि हम देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को राइट टू एजुकेशन दे पाए। सो आई होप अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है। अब सवाल ये भी है कि हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हम डिस्कस ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो जुडिशियल रिव्यू का है, हमारा मेन टॉपिक अमेंडमेंट का है, तो हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स क्यों डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टेट जब भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करेगा, राइट, तो कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होंगे। आइए हम ऐसे भी समझते हैं क्यों। जैसा कि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है। एक है प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और एक है अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कौन आ जाते हैं? राइट, वुमेन आ जाती हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। साथ ही कुछ बैकवर्ड क्लासेस आ जाती हैं जिनके साथ कई सदियों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर कास्ट, राइट। उसके साथ ही अनप्रिविलेज सेक्शन और कौन से हो सकते हैं? माइनॉरिटीज हो सकते हैं जिनके पास शायद कम राइट्स हैं, राइट। तो इनके वेलफेयर के लिए स्टेट जब भी कोई एक्शन लेगा तो वो चैलेंज हो जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल भी है, राइट टू इक्वालिटी। यानी कि इसके लिए ऑन दिस ग्राउंड लोग बोलेंगे कि आप जो वेलफेयर मेजर्स ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन सेक्शंस के लिए क्यों ले रहे हैं, राइट। बाकी सेक्शन का भी तो अधिकार है कि उन्हें वो प्रिविलेजेस मिले। तो इसकी वजह से डीपीएसपीज में और फंडामेंटल राइट्स में समय समय पर कन्फ्रंटेशन होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी। लोग बोलते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसे कि यदि मैं बात करूं आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 से कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, राइट। कास्ट के बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। बट हमें इनके एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के एम्पावरमेंट के लिए इन्हें कुछ एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस तो देने पड़ेंगे, तभी जाकर इनकी एम्पावरमेंट होगी, तभी जाकर इनकी अपलिफ्टमेंट होगी। सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, राइट। तो जब भी हम ये रिलैक्सेशन देंगे तो हम सिर्फ इन लोगों को देंगे, और इसकी वजह से जो बाकी लोग हैं उन्हें ये प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, जो कि शायद प्रिविलेज सेक्शन में आते हैं। तो वो डिमांड करेंगे कि हमें भी ये दीजिए, और उसके बेसिस पर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में काफी बार कंफ्लिक्ट हो जाता है। और तब सवाल उठता है कि क्या पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकता है जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। आर्टिकल 13 के तहत तो नहीं बना सकता, लेकिन आर्टिकल 368 का यूज करके क्या ये फंडामेंटल राइट्स से लोगों के छीन के ये वेलफेयर इनिशिएटिव्स ले सकता है? तो उसके लिए हमें बहुत सारे केसेस को समझना पड़ेगा। जैसे कि यदि मैं बात करूँ तो चंपाकम दुराई राजन केस भी है, गोलकनाथ केस है, सज्जन सिंह केस है, केशवानंद भारती केस है। इन केस को अब हम डिस्कस करेंगे। ये जो कन्फ्रंटेशन है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस पीस के बीच में, ये कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाती है राइट इन द 1950। होता क्या है? दिस स्टार्ट्स इन स्टेट ऑफ मद्रास। आइए इसे हम समझते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम समझने वाले हैं चंपाकम दुराई राजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। लेट मी राइट इट ओवर हियर। चंपाकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो दोस्तों, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, आप स्टोरी को अच्छे से समझिए। होता क्या है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बैकवर्ड क्लासेस को भी कुछ राइट्स दिए गए थे। फिर उसके बाद पावर ट्रांसफर हो गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
जो है इन्फोर्समेंट में आ गया। तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मद्रास गवर्नमेंट जो है इसमें एक सिस्टम, राइट, एक कोटा सिस्टम था, जिसमें क्या होता था कि इसके थ्रू जो सोसाइटी की कुछ बैकवर्ड क्लासेस, जो सोसाइटी की कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन्हें कुछ एडवांटेज दिए जा रहे थे इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट, एंड इन दी एम्प्लॉयमेंट, राइट. So the case originated in the state of Madras. The Madras government had a quota system in the educational system and government jobs, which favored certain caste, primarily the backward classes, जिन्हें हम SC ST भी बोल सकते हैं. तो दोस्तों इस सिस्टम को चैलेंज किया चंपाकम दुराईराजन ने. क्यों चैलेंज किया? बिकॉज ही वॉज फ्रॉम दी ब्राह्मण कम्युनिटी, राइट. और इनका ये मानना था कि सिंस बिकॉज सम सीट्स आर रिजर्व, सम सॉर्ट ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर दीज, सम सॉर्ट ऑफ जॉब्स आर रिजर्व फॉर दीज सेक्शंस अंडर द स्टेट, इसकी वजह से जो मेरा राइट टू इक्वालिटी, राइट, इसकी वजह से जो मेरा राइट टू इक्वालिटी है वो वायलेट हो रहा है. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट. और यहाँ पर हम यदि देखें ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट क्लास, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो बैकवर्ड कास्ट के लिए ही तो ये सिस्टम है. सो दिस वॉज चैलेंज, राइट. सो इन द चंपाकम दुराई राजन केस में इन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में, ये इन्होंने पूछा कि क्या स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो रिजर्वेशन पॉलिसीज बना सके इन द फेवर ऑफ सर्टेन कास्ट और इवन इन द फेवर ऑफ सर्टेन रिलीजन. तो ये सवाल था कोर्ट में कि क्या स्टेट ऐसी पॉलिसीज बना सकती है, या वेलफेयर पॉलिसीज बोलनी चाहिए, इसे आप रिजर्वेशन पॉलिसी बोल लीजिए, इसे दूसरी कंट्री में अफर्मेटिव एक्शंस भी बोलते हैं. तो क्या स्टेट को ये अलाउ है कि वो ऐसा कुछ कर सके? तो इसके डिसीजन में मद्रास के हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो यहाँ से ही रिजर्वेशन का इशू जो अभी तक इतना बड़ा बना हुआ है, यहाँ से ही इसकी स्टोरी शुरू हो जाती है. दिस स्टार्ट्स द ईयर 1950-51. इसी दौरान इसकी जजमेंट आई थी. तो द कोर्ट कॉल्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 15, राइट. अंडर थ्रू जुडिशियल रिव्यू तो ये सवाल आया कि क्या हाईकोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सके कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल क्या कहना चाहता है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी ये केस किया तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, इट इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई हुई है, ये क्यों अपनाई हुई है? ये अपनाई हुई है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर, राइट, टू टेक some sort of welfare actions for the advancement of the unprivileged sections of the society. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि डीपीएसपी आर इम्पोर्टेंट, राइट, डीपीएसपीज आर इम्पोर्टेंट, बट डीपीएसपीज को इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन केस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ conflict, in case there is some sort of conflict between the fundamental rights and DPSPs, fundamental rights will always prevail. Why? Because they are justiciable. They are the most important rights. और इनकी जो सुप्रीमेसी है वो डीपीएसपी से ज्यादा है. तो उन्होंने ये कहा कि जो डीपीएसपी हैं दे हैव टू वर्क एज सप्लीमेंट, राइट, दे हैव टू वर्क एज सप्लीमेंट. डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता है. सो दिस वॉज द जजमेंट ऑफ द चंपाकम दुराई राजन केस. अब इससे दिक्कत क्या हुई? इससे दिक्कत आती है गवर्नमेंट के ऊपर. कैसे आती है? जैसे भी हम समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. पार्लियामेंट में है कौन? पार्लियामेंट में है इन्हीं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जिनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है. सो पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर अब ये दबाव आ जाता है कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो तो बना नहीं सकते फॉर द डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट. ये रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं फॉर दी डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. बट दिक्कत क्या है? ये प्रॉमिस करके आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दे हैव प्रॉमिस्ड दी डाउन ट्रोडन सेक्शंस की हम इक्वालिटी लाएंगे समाज में, राइट, हम समाज में इक्वालिटी लाएंगे. और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इन फ्यू हैंड्स, जो जमींदारों के पास पूरे के पूरे रिसोर्सेज हैं, उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों के बीच में इनकम इनक्वालिटी को कम करेंगे. और इनकम इनक्वालिटी और रिसोर्स इनक्वालिटी को कम करने के लिए जो सोसाइटी के डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं, सपोज दीज आर द डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो देना ही पड़ेगा. इसी एक्स्ट्रा को रिजर्वेशन बोला जाता है, या इसी एक्स्ट्रा को आप अफर्मेटिव एक्शन बोल सकते हैं, या इसी एक्स्ट्रा को आप वेलफेयर वेलफेयर एक्शंस बोल सकते हैं, राइट. सो इस गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट यदि कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी बनाएगी तो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी. सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आर्टिकल 368 का यूज करके फंडामेंटल राइट्स में ही एक अमेंडमेंट किया, फंडामेंटल राइट्स में ही एक अमेंडमेंट किया थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट,
ये तो आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। इट एड समथिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और इट रिपील समथिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और इट व्हाट डज इट डू, और इट मॉडिफाइज। तो जैसा कि हमें पता है कि आर्टिकल 15 का यदि मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे दूं, तो आर्टिकल 15 का जो प्रोविजन 1 है, ये बोलता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर। आर्टिकल 15 का दूसरा प्रोविजन जो है वो ये कहता है कि एनीवन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। यदि हम पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो पहले क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें बहुत से रेस्टोरेंट में वो इक्वालिटी नहीं दी जाती थी। उनको कई बार पब्लिक वेल्स जो है उनसे पानी नहीं निकालने दिया जाता था कि उनके छूने से वो जो वेल है और उसका जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। इस तरीके की एट्रोसिटीज ह्यूमिलिएट की जाती थी लोअर कास्ट के ऊपर बाय दी हैंड्स ऑफ अपर कास्ट। तो आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के भी खिलाफ, किसी भी सिटीजन के खिलाफ इस तरीके की एट्रोसिटीज नहीं होनी चाहिए विद रिगार्ड टू देयर एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट, और एनीथिंग व्हिच इज मेड फॉर पब्लिक यूज। यानी कि जो भी पब्लिक यूज के लिए चीज है वहां पर इनको प्रिवेंट नहीं किया जाना चाहिए जाने से। साथ ही आर्टिकल 15(3) का जो मेन प्रोविजन था जिस पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी वो ये थी कि इसने स्टेट को एम्पावर किया था, राइट। दिस प्रोविजन empowered the state to take welfare action for the development of women एंड चाइल्ड। फिर चाहे वो किसी भी कास्ट में, तो इनके लिए यदि स्टेट कोई वेलफेयर एक्शन ले रहा है, कोई रिजर्वेशन ले रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है। यानी कि दिस डज नॉट वायलेट आर्टिकल 15(1), राइट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू व्हाट डज द पार्लियामेंट ने एक और आर्टिकल ऐड किया, फोर्थ प्रोविजन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। और इसमें इन्होंने कहा कि स्टेट यदि कोई भी पॉजिटिव एक्शन लेता है विथ रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। दोस्तों ये याद रखिए, बहुत बार लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन जो है वो कास्ट के बेसिस पर दिया गया है। कंप्लीटली कास्ट के बेसिस पर नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, राइट। कल के दिन यदि जनरल कास्ट के लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो जाएं तो उन्हें भी इस प्रोविजन के तहत रिजर्वेशन मिल सकता है। सो आर्टिकल 15(4) में ये डाल दिया और कह दिया कि द स्टेट इज empowered टू टेक वेलफेयर एक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और से एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यानी कि इनके रिगार्ड में यदि कोई रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई जा रही है विद रिगार्ड टू देयर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, with regard to their admission in educational institution, then this will not be considered as violation of fundamental right, right? इसको हम क्या बोल सकते हैं, सो दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन, राइट। और इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता ये बोलकर कि ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। उसी तरह एक और आर्टिकल डाल दिए, राइट। जैसे कि आर्टिकल 15 में 1 2 3 है, वैसे भी उसी तरह आर्टिकल 16 में भी, जो कि स्टेट की एम्प्लॉयमेंट को लेकर है कि स्टेट जो भी अपने ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट रखता है उसको लेकर इसमें प्रोविजन है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी के भी खिलाफ ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, और जो भी ग्राउंड्स यहाँ पर मैंशन। इसमें भी 3 प्रोविजन थे, तो यहाँ पर भी एक और प्रोविजन ऐड कर दिया कि स्टेट कैन रिजर्व सम सीट्स, सम सीट्स uh, under under its various offices of central government, state government, or any local authority for the backward classes, right? For the backward classes यानी कि यही क्लासेस जो कि वहां पर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, यानी कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड या प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड नहीं है। उनका मतलब क्या है, उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर, राइट। उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इन द पब्लिक ऑफिसेस बहुत कम है। तो उनके लिए स्टेट रिजर्वेशन कर सकता है, and this will not be considered as violation of fundamental rights. This is again what, some sort of exception which was added by the First Amendment Act, right? ये स्टेट क्यों कर रहा था, ये स्टेट इसलिए कर रहा था क्योंकि चंपाकम दुराई राजन केस में, राइट, कोर्ट ने क्या बोल दिया था कि जो ये रिजर्वेशन, राइट, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप किसी एक कास्ट को फेवर नहीं कर सकते। जो डीपीएसपीज हैं वो फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल नहीं कर सकते, बट कभी ना कभी तो डीपीएसपीज को हमें लाना ही पड़ेगा और उनको लाने के लिए कोई ना कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो ही जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि ये तो चलो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर, दूसरा बड़ा इश्यूज जो हमने पहले डिस्कस किया था वो था रिसोर्स को लेकर, कि भारत के 10 से 15% जमींदार के पास सारे के सारे रिसोर्सेस थे, राइट, और बाकी के लोग उनके अंडर में काम करते थे। सो एक और हमने लॉ बनाया, राइट, आर्टिकल 31 जो है विच इज अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें हमने एक और दो और प्रोविजन ऐड किए, 31A एंड 31B। फिर ये लिख दिया आर्टिकल 31A में हमने कुछ क्लासेस ऑफ लॉ बना दिए, पार्लियामेंट ने कुछ क्लासेस ऑफ लॉ बना दिए जिन्हें की
कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऑन ग्राउंड ये आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं या आपकी राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहे हैं। साथ ही आर्टिकल 31 के थ्रू हमने एक नाइन्थ स्केड्यूल ऐड कर दिया। नाइन्थ स्केड्यूल का मतलब क्या है, यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है विथ रिगार्ड टू जुडिशियल रिव्यू। नाइन्थ स्केड्यूल ऐड कर दिया। और नाइन्थ स्केड्यूल का मतलब ये है कि इसके अंडर में जो भी लॉ होगा, राइट, उस पर आर्टिकल 13 जो है, राइट, आर्टिकल 13 की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो अप्लाई नहीं होगी। यानी कि यदि ऐसा कोई भी लॉ है जो नाइन्थ शेड्यूल में ऐड कर दिया गया है, यदि वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, यदि वो किसी के फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 21 और एनीथिंग, if it is violating anyone's fundamental right, then it will be considered as exception and the court cannot review it. इसका मतलब है कोर्ट इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता है। आई होप आपको ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का प्रोविजन समझ में आ रहा हो। अब ये क्यों किया क्यों था, जैसे भी हम समझ लेते हैं जल्दी से, फिर आपको नाइन्थ स्केड्यूल और अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, नाइन्थ शेड्यूल गवर्नमेंट ने मेनली इसलिए बनाया था क्योंकि जो हमारा शेड्यूल 7, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये पावर्स डिवाइड करता है। यूनियन लिस्ट, ये वो लिस्ट है जिस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट, जहाँ पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कभी यदि कंसल्टेशन होगा तो यूनियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा, यानी कि यही सुप्रीम माना जाएगा, यही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जो लैंड का इशू है, राइट, जो लैंड का इशू है, ये स्टेट लिस्ट में आता है और इस पर लॉज सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। सो हम क्या करने वाले थे, डीपीएसपी में, डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 में एक प्रोविजन है कि द स्टेट शैल प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड। यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, यानी कि समाज के सब कुछ लोगों के पास, हमारी सोसाइटी की पूरी पूरी जो वेल्थ है, वो जो रिसोर्सेस है, इसको स्टेट को प्रिवेंट करना पड़ेगा। अब सिंस इट इज पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं, दे कम इन पार्ट 4 एंड अंडर दिस दे कम अंडर आर्टिकल 36 टू 51। तो ये 39 है, यानी कि डीपीएसपी का पार्ट है। तो स्टेट को ये डायरेक्शन दी गई है कि द स्टेट शैल प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड। सो इसके लिए स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट इसके लिए दोस्तों क्या कर सकता है, स्टेट इसके लिए दो चीजें कर सकता है। पहली तो ये है कि ये जो जमींदार हैं उनसे उनके लैंड को परचेज करे, राइट, उनसे उनके लैंड को परचेज करे और फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सभी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो दिक्कत यहाँ पर क्या है, दिक्कत यहाँ पर रिसोर्सेज की है। जैसा कि हमें पता है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा था ही नहीं उस समय। सो स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उस लैंड को परचेज करे और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करे। सो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है लैंड सीलिंग का। लैंड सीलिंग का मतलब क्या है, लैंड सीलिंग का मतलब एक लिमिट लगा दे, राइट, कि किसी के पास भी यदि एक लिमिट से ज्यादा जमीन है तो वो स्टेट ले सकता है, राइट। तो सपोज कर लीजिए हम उस टाइम का यदि एक एग्जांपल ले लें, तो किसी जमींदार के पास 100 एकड़ लैंड है जो कि बहुत ज्यादा है। तो स्टेट एक लैंड सीलिंग लगाती है कि किसी के पास यदि 20 एकड़ से ज्यादा जमीन, राइट, तो उसके बाद 20 एकड़ उसकी रहेगी, लेकिन बाकी के जो एक्सेस 80 एकड़ है, जो लिमिट से ज्यादा है, दिस विल बी टेकन बाय द स्टेट। और फिर स्टेट इसका किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकता है, स्टेट इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, राइट, जैसे लैंड रिफॉर्म कर सकता है, स्टेटस का यूज कर सकता है टू रीडिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज। सो दिस इज द वन थिंग दैट वी वर टू यूज। तो हम क्या समझ रहे थे, हम समझ रहे थे नाइन्थ स्टेट। सो गवर्नमेंट अब कर क्या रही थी यहाँ पर, आप समझिए, स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि हमें पता है कि उस समय पर 1950 से लेकर 1964 तक, या फिर जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए 1952 में, राइट, इस समय नेहरू जी की गवर्नमेंट थी। और जो स्टेट थे वहां भी ज्यादातर स्टेट में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बोलती थी कि आप इसी तरीके के लैंड सीलिंग एक्ट को बनाइए, राइट, लैंड सीलिंग एक्ट को बनाइए। अब दिक्कत क्या है लैंड सीलिंग एक्ट को बनाने में, ये है कि जब भी स्टेट इन जमींदार से लैंड लेगा और उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वायलेशन होगा उनके राइट टू प्रॉपर्टी का, राइट। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, दिस आर्टिकल, दिस राइट इज गिवन टू द जमींदार अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज एफ। तो इसके तहत लोगों को, हमारे इंडियन सिटीजन को राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। साथ ही आर्टिकल 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है जिससे हम समझेंगे जब हम आर्टिकल 91 एफ और 31 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो क्या हुआ कि ये इससे जमींदारों का राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है क्योंकि उनसे लैंड ले लिया जा रहा है और फिर उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है।
और आर्टिकल 91 एक्ट पर कहता था, जो कि अब नहीं है, जो कि अब रिपील्ड हो चुका है, अंडर इट एनीवन कैन होल्ड एंड एक्वायर एनी प्रॉपर्टी। उसके बाद आर्टिकल 19(1)(g बोलता है कि एनीवन कैन प्रैक्टिस प्रोफेशन ऑफ हिज और हर चॉइस। सो जब भी हम जमींदार से लैंड ले रहे हैं तो पहले तो उसका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो उससे उसका लैंड ले रही है एंड देन इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग अदर्स, राइट। तो ये उसके राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है। सो गवर्नमेंट क्या करती थी कि ये लैंड सीलिंग एक्ट को बनाती थी। तो डर क्या था? डर ये था कि जैसे ही वो उससे इसका लैंड लेगी तो ये जो जमींदार है, राइट, ये कहाँ जाएगा? ये कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट से बोलेगा कि मेरे जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, वो वायलेट कर रहा है। कौन? स्टेट वायलेट कर रहा है, क्योंकि स्टेट ही जमीन ले रहा है। और इसकी वजह से कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? जैसे ही इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा, स्टेट जो है वो वेलफेयर नहीं कर पाएगा। स्टेट जो है अंडर आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी लोगों के लिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए इकलौता ही तरीका ये है कि रिसोर्सेज को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और उसके लिए हमें रिसोर्सेज किसी से लेकर किसी को देना पड़ेंगे। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो व्हाट डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज डूइंग? वो स्टेट गवर्नमेंट से लैंड सीलिंग एक्ट बनवाती, फिर इसे नाइन्थ शेड्यूल में ऐड कर देते। नाइन्थ शेड्यूल में हमने क्या समझा? नाइन्थ शेड्यूल का मतलब है कि एनी लॉ और एनी एक्ट विच इज एडेड इन नाइन्थ शेड्यूल, इस पर कोर्ट डिसीजन नहीं ले सकता है। यानी कि ये जो प्रोसेस हो रही थी कि स्टेट लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू जमींदार से जो लैंड लिया गया, उसके बेसिस पर जो जमींदार है वो यदि कोर्ट में जाएगा भी तो कोर्ट इस मैटर पर सुनवाई ही नहीं कर सकती। कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये अ पार्ट है नाइन्थ शेड्यूल, राइट। एंड वंस इट बिकम पार्ट ऑफ नाइन्थ शेड्यूल, इट इज आउटसाइड ऑफ द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी कि आर्टिकल 13 का यूज करके, जो कि कहता है कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल कैन बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड, इसका यूज करके जो कोर्ट है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अब डिक्लेयर नहीं कर सकता है। सो आई होप अभी तक आपको बेसिक चीज समझ में आई है, बिकॉज इसके बाद ही ये इस फाउंडेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। अभी तक क्या हुआ? चंपाकम दुराई राजन केस में कोर्ट ने कहा कि जो डीपीएसपीज है, राइट, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। साथ ही ये भी कहा, एक तरीके से ये भी कहा कि जो रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी है, ये ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, राइट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। और हमें पता है कि कास्ट, हमारी सोसाइटी में जो डिवीजन है प्रिविलेज और अनप्रिविलेज सेक्शन के बीच में, वो कास्ट के बेसिस पर ही है। तो हमें जो लोअर कास्ट है उनका अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसको चैलेंज करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया? आर्टिकल 15 ऐड किया, जिससे उन्होंने कहा कि जो भी लोग सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, यानी कि स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, जिनका शोषण हुआ है थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उनके लिए स्टेट वेलफेयर एक्शन ले सकता है, उनके लिए सीट्स को रिजर्व कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 16(4) में इन्हीं लोगों को जॉब्स में रिजर्वेशन दे सकता है। और लैंड रिफॉर्म, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, यहाँ पर डीपीएसपी की बात हो रही है, अंडर आर्टिकल 39 की कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है, उसके लिए उसने क्या किया? नाइन्थ शेड्यूल बना दिया कि नाइन्थ शेड्यूल में हम जो भी एक्ट डालेंगे उस पर आर्टिकल 13 जो है, या पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है, या फिर कोर्ट की पावर कि वो इसे आर्टिकल 13 का यूज करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सके, वो नहीं कर सकती है, राइट। इस पावर को छीन लिया हमने जुडिशियरी से। तो आगे चलकर क्या होगा? आगे चलकर ये क्वेश्चन खड़ा होगा कि ये तो फिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो जाएगी, पार्लियामेंट ऐसा करके कोई भी फंडामेंटल राइट ले लेगी, और इसी को चैलेंज किया जाएगा अगले केस में, जिसे हम बोलते हैं शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाएगा कि ये तो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये अलाउ कर रहा है स्टेट को कि वो इनडायरेक्ट तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे, राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर दे। क्योंकि मेन एम नाइन्थ स्केड्यूल को बनाने का यही था, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स, राइट, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैं, इन्हें जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचाया जा सके, इन्हें जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचाया जा सके। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट है, ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। ये आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दिया गया है। और यदि हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन किन आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा था? वो आर्टिकल 15 और 16 को वायलेट कर रहा था। तो चंपाकम दोहराई रेजन केस में कोर्ट ने जिस जिस चीज के लिए मना कर दिया, पार्लियामेंट ने उसी चीज को गलत साबित करने के लिए, उसी चीज को यूज करने के लिए इन चीजों को बनाया, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, जिसे हम अगले लेक्चर में अच्छे से समझेंगे, बिकॉज दिस इज अ वाइड डिस्कशन। तो आई होप दिस लेक्चर helped you understand something. I hope you are making notes with regard to this. आप चाहे तो यहाँ से ये
नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज दिस इज द क्रक्स ऑफ टुडेज लेक्चर। तो आगे चलकर हम समझेंगे कि क्या आर्टिकल 13 की पावर जो है ये तो काफी वीक हो गई, राइट। इसका मतलब है कि आर्टिकल 13 की पावर काफी वीक हो गई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद, क्योंकि कोर्ट सुनवाई ही नहीं कर सकता उन केसेस पर जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो आर्टिकल 13 को पावर को हम समझेंगे, साथ ही आर्टिकल 368 की पावर को भी हम समझेंगे, इसके रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, आगे चलकर कैसे चेंज आया उसे समझेंगे। आप ये भी याद रखेंगे कि दिस वाज हैपेंड इन 1950 टू 51, और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट भी जो है वो 1951 में लाया गया। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।